गुड मॉर्निंग क्लास 9। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इस सेशन में इस वीडियो के माध्यम से आज पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपना सिलेबस वगैरह डाउनलोड कर लिए होंगे और जो वोकल म्यूज़िक में पुराने बच्चे हैं, कुछ जो नए बच्चे आए होंगे, तो नए बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी इसमें सुन रहे हैं वो गौर से सुनने की सिर्फ चीज़ है और थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये राग, ये संगीत से जुड़ी हुई इसकी थ्योरी सब बहुत ही आसान होता है। सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं, हम आज आपको बताने जा रहे हैं राग असावरी। असावरी राग अपने ही थाट का प्रसिद्ध राग है। राग असावरी अपने ही थाट का प्रसिद्ध राग है, इसलिए हम इस राग को इसका आश्रय राग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस राग का आश्रय राग भी कहते हैं। दूसरी बात ये कि थाट, नए बच्चों के लिए थाट जो होता है वो राग का जन्मदाता होता है। अर्थात कोई भी राग जो है वो थाट से ही संबंधित है, थाट से ही उसका अन्योन्याश्रय संबंध है, थाट से ही उस राग की उत्पत्ति हुई है। कुछ चीज़ें खास तौर पे, जैसे थाट से राग की उत्पत्ति और स्वर के आधार पर, तीव्र स्वर, कोमल स्वर, इसके आधार पर फिर गायन समय का निर्धारण होता है। दूसरी बात कि इस राग में ग, ध और नी, ये तीनों ही कोमल स्वर हैं। ग, ध और नी तीनों ही कोमल स्वर हैं। इसका वादी स्वर ध, संवादी स्वर गंधार है। गंधार मीन्स ग। आरोह में ग और नी ये दोनों ही वर्जित हैं। आरोह में ग और नी, ग गंधार, नी निषाद, ये दोनों ही स्वर वर्जित हैं। और अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग है। अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग है, इसलिए इसकी जाति औरव संपूर्ण है। औरव किसे कहते हैं? 5 स्वर वाले जितने भी राग हैं जिसके आरोह में 5 स्वर लगा हो उसे हम औरव जाति का कहते हैं। 6 स्वर हो तो सारव जाति होता है और 7 स्वरों में संपूर्ण जाति कहलाती है। लेकिन ये जाति निर्भर करता है उसके आरोह और अवरोह दोनों पर। अगर आरोह में 5 स्वर हो और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग है तो इसकी जाति होगी औरव संपूर्ण। क्या होगी? औरव संपूर्ण, क्योंकि अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग है। तो 7 स्वर अर्थात संपूर्ण, 5 स्वर औरव, 6 स्वर सारव। ठीक है? तो इसके आरोह में 5 स्वरों का प्रयोग है और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग है, इसलिए इसकी जाति औरव संपूर्ण है। और जैसा कि हमने कहा कि स्वरों के आधार पर कोमल स्वर, तीव्र स्वर, इसके आधार पर निर्धारित होता है उस राग का गायन समय। इस राग का असावरी थाट में दिन का दूसरा प्रहर है। गायन समय दिन का दूसरा प्रहर, अर्थात ये दोपहर में ही गाया जाने वाला राग है। गाने के लिए हर किसी राग को आदमी किसी भी वक्त गाता है, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक, चूंकि ये शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत का मतलब होता है शास्त्र के नियमानुसार। शास्त्रों के मुताबिक जब हम किसी गायन शैली को अपनाते हैं तो वो शास्त्रीय संगीत कहलाता है। उसमें हमें बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि वादी स्वर का होना अनिवार्य है, संवादी स्वर का होना अनिवार्य है। वादी स्वर किसी भी राग का मुख्य स्वर है, किसी भी राग का वह मुख्य स्वर जिसका उस राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग हो, मतलब उस स्वर की विशेष प्रधानता होती है, उसे सबसे ज़्यादा उस स्वर का प्रयोग करते हैं, वो उस राग का वादी स्वर होता है। हम उसे
उस राग का वादी स्वर राजा का स्थान रखता है, मतलब हम उसे राजा स्वर भी कहते हैं। और समवादी, जो दूसरा सबसे ज़्यादा जिस स्वरों का प्रयोग होता हो वो समवादी, मतलब वादी के बाद का दूसरा स्थान समवादी रखता है। तो ये समवादी मंत्री का काम हुआ, राजा के बाद मंत्री होता है, तो समवादी मंत्री रूपी है। बाकी स्वर जो होते हैं वो अनुवादी होते हैं। तो वादी स्वर प्रमुख स्वर हो गया, समवादी स्वर उसके बाद का दूसरा प्रमुख स्वर हुआ, और बाकी स्वर हैं वो अनुवादी हैं। और एक वो स्वर जिसे हम विवादी स्वर कहते हैं। विवादी स्वर में कुछ स्वर ऐसे हैं कि राग की सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए कभी कभी किसी ऐसे स्वरों का अल्प प्रयोग करते हैं जो उस राग की सुंदरता को बढ़ाता है, उस राग की सुंदरता को बढ़ाता है। तो ये आपको विवादी स्वर है। और वर्जित स्वर वह स्वर जिस स्वर के लग जाने से राग का संपूर्ण स्वरूप ही बदल जाए, तो उसे हम विकृत स्वर कहते हैं, उसे हम वर्जित स्वर कहते हैं। वर्जित स्वर जिसका प्रयोग उस राग में करना बिल्कुल ही असंवैधानिक है या नियमों के बिल्कुल ही खिलाफ है, तो उसे हम वर्जित स्वर कहते हैं। ये जैसा कि बताया हमने कि असावरी अपने ही थाट से उत्पन्न राग है। दूसरी बात कि कुछ लोग हैं कि इसमें शुद्ध रे के स्थान पर कोमल रे का भी प्रयोग करते हैं, शुद्ध रे की जगह पर कोमल रे का भी प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, इसमें प ग की संगति बार बार की जाती है। फिर इस राग का न्यास स्वर, न्यास स्वर ग तथा प है। न्यास मीन्स ठहराव, वह स्वर जिस पर हम होल्ड करते हैं वो उस राग का न्यास स्वर है। तो इसमें हम न्यास करते हैं ग और प पे। दूसरी बात कि इसका संप्रकृति राग, सम मीन्स बराबर, प्रकृति मीन्स स्वभाव। संप्रकृति राग जौनपुरी है, जौनपुरी इसका संप्रकृति राग है। ठीक है, अब हम इस राग का आपको आरोह और अवरोह बताएंगे। सा रे म प ध सा सा नि द प म प ध म प ग रे सा। पकड़ स्वर म प ध म प ग रे सा। आरोह, अवरोह और पकड़। इसके बाद हम इस राग का आलाप करेंगे। आलाप इस राग का चलन है। ठीक है, सा द द सा सा रे सा रे म प म प ग रे म प ग रे सा नि द प ध। इसके बाद इस राग का चलन आलाप करते हैं। प्रारंभिक आलाप इस राग से संबंधित और इसका विस्तारित रूप होता है। सा
इस आलाप के बाद बंदिश की बारी आती है। बंदिश राग में उस राग से संबंधित, उस राग पर आधारित बोल, गीत के वह बोल जो उस राग पे आधारित हैं, वो बंदिश है। इसमें दो भाग होता है, अस्थाई और अंतरा। अस्थाई कहते हैं हम किसी भी गीत के प्रारंभिक बोलों को, किसी भी गीत के प्रारंभिक बोलों को हम अस्थाई कहते हैं। और दूसरा और विस्तारित भाग अंतरा कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरा। दूसरा और विस्तारित भाग को हम अंतरा कहते हैं। हम अब गाते बंदिश। इस राग के बंदिश के बोल हैं, मधुर मधुर धुन मुरली बजाए, कुंवर कन्हैया
ढीठ रंगरवा। कुंवर कन्हैया ढीठ रंगरवा, मधुर मधुर धुन मुरली बजाए। ये इस गीत का अस्थाई भाग है। अंतरा, धुन सुन सखियां रीझ है उन पर। धुन सुन सखियां रीझ है उन पर, ग्वाल बाल भूले सब सुनकर। मधुवन बीच जब तान बजाए, तान सुनाए, मधुवन बीच जब तान सुनाए, मधुर मधुर धुन मुरली बजाए। मधुर मधुर धुन मुरली बजाए, मधुर मधुर धुन मुरली बजाए। इसको आप रिपीट कर सकते हैं। एक बार फिर से इस लाइन को मैं प्ले करता हूँ। हारमोनियम पे उस आवाज को सुनकर आप उसके साथ गा सकते हैं, जैसे मधुर मधुर धुन मुरली बजाए, कुंवर कन्हैया ढीठ रंगरवा। कुंवर कन्हैया ढीठ रंगरवा, मधुर मधुर धुन मुरली बजाए, मधुर मधुर धुन मुरली बजाए। धुन सुन सखियां रीझ है उन पर, धुन सुन सखियां रीझ है उन पर, धुन सुन सखियां रीझ है उन पर, ग्वाल बाल भूल सब सुन कर, ग्वाल बाल भूल सब सुन कर। मधुबन बीच जब तान सुनावे, मधुबन बीच जब तान सुनावे, मधुर मधुर धुन मुरली बजावे, मधुर मधुर धुन मुरली बजावे। कुंवर कन्हैया ढीठ रंगरवा, कुंवर कन्हैया ढीठ रंगरवा, मधुर मधुर धुन मुरली बजाए, मधुर मधुर धुन मुरली बजाए। ये जो बंदिश अभी आपने सुना है, ये 3 ताल छोटा ख्याल है। छोटा ख्याल, इसकी चलन द्रुत गति में होती है, अर्थात थोड़ा तेज होता है। इसे हम छोटा ख्याल कहते हैं और ये 3 ताल में बंधा हुआ है। इस गाने की जहाँ से शुरुआत हुई, मधुर मधुर धुन मुरली बजाए, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 3 ताल में 9वीं मात्रा खाली होती है। तो खाली से इस गीत की शुरुआत है। जैसे बताऊं कि मधुर मधुर धुन मुरली बजाए, खाली से शुरुआत हुआ। खाली 9 मात्रा है और 1 मात्रा सम होता है। तो कहाँ से शुरुआत हुई? मधुर मधुर धुन मुरली बजाए। अब इसको काउंटिंग में अगर हम लेंगे,
9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब खाली से नौवीं मात्रा से शुरुआत हुई इसकी, और सम कहाँ पे आ गया? अगर हम गिनेंगे तो 9 10 11 12 13 पे फिर ताली है, 14 15 16 1, तो 1 जो है वो सम का स्थान है। तो सम कहते हैं गीत का वह स्थान जहाँ पे गाते वक्त सम पे आते के साथ आप देखते होंगे किसी भी गाने में खुद व खुद जो सुरीले लोग हैं, जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, वो सम पे खुद व खुद सर कुछ यूं होता है, चाहे यूं करते हैं लोग या हाथ पर ताली मारते हैं लोग, अर्थात उस गाने का जोर उस जगह पर रहता है। जैसे यहाँ पे है कि मधुर मधुर धुन मुरली, तो ये मुरली जो है, मुँह जो जगह है, ये इस गीत का सम हो गया। ठीक है, अब हम इसमें 8 मात्रे का तान अगर हम करना चाहें, तान हो गया। हम जब ठाह लय की दुगनी गति में किसी सरगम को या किसी अलंकार को जब हम तान में, आलाप में जब दुगनी गति से करते हैं तो वो तान का स्थान बनता है। आलाप हम ठाह लय में ही करते हैं, चाहे आलाप एक्चुअली देखा जाए तो वो ताल मुक्त होता है। आलाप किसी भी गीत का जो प्रारंभिक विस्तृत स्वर का जो रहता है, गाते हैं लोग, वो ताल मुक्त होता है, उसमें ताल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम लयबद्ध ताल करते हैं तो ठाह लय में हम एक आलाप करते हैं, जैसे कि आप जिस गति में गीत को गा रहे हैं उसी गति में आप सरगम भी कहते हैं। हम तान करते हैं जब ठाह लय में जो तान करते हैं, जैसे मधुर मधुर धुन मा पद सा नि ध प, मधुर मधुर धुन मधुर मधुर धुन मुरली बजाए। हमने क्या किया कि 9 मात्रे से 1 मात्रा तक, मतलब 9 10 11 12 13 14 15 16, इस 8 मात्रे पर हमने गीत के बोल को रखा और 8 मात्रे पर हमने सरगम और उसका आलाप किया। जैसे मधुर मधुर धुन मा पद सा नि ध प, मधुर मधुर धुन मधुर, ये हो गया आपको ठाह लय में ही तान हो गया। और दुगुन लय में जब हम 1 मात्रा पर 2 बोल रखेंगे, जैसे मधुर मधुर धुन सारे मा प नि नि ध प म प ध प म ग रे सा। क्या किया हमने? मात्राएं उतनी ही है, लेकिन हमने जो सरगम पढ़े वो 1 मात्रे पर 2 बोल थे। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम जैसे अभी 4 ताली लेंगे, सपोज 1 2 3 4, तो ये किसी भी गीत का प्रारंभिक अगर लय जो है वो उस गीत का ठाह लय है। अब क्या करेंगे हम इसी में, अगर दुगनी गति करेंगे तो अभी हमने 4 ताली लिया, 4 काउंट किया, 1 2 3 4। अब इसमें दुगुन 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ताली हमने 4 ही बजाए, लेकिन उतनी ही देर में हमने गिनती की संख्या 8 कर दी। तो ये इस गीत का दुगुन लय हो गया। तो हम इसका 8 मात्रे का दुगुन लय का आपको कुछ सरगम बताते हैं। मधुर मधुर धुन मुरली बजाए, मधुर मधुर धुन सारे मा प नि नि ध प म प ध प म ग रे सा, मधुर मधुर धुन मधुर मधुर। जिस सरगम को हमने सरगम कहा, अलंकार, उसी को हम फिर तान में करते हैं तो वो आलाप में करते हैं गति में, तो तान कहलाता है। जैसे फिर से एक बार, सारे मा प नि नि ध प म प ध प म ग रे सा, तान।
जैसे इसमें हम बोलेंगे म प ध सा रे ग रे सा नि ध प म ग रे सा। क्या? म प ध सा रे ग रे सा नि ध प म ग रे सा। तान आ आ बंदिश के साथ उस लय में मधुर मधुर धुन मुरली बजाए, मधुर मधुर धुन म प ध सा रे ग रे सा नि ध प म ग रे सा। मधुर मधुर धुन आ मधुर मधुर धुन मुरली बजाए। एक और 8 मात्रा की तान, इसमें हम गाएंगे नी नी ध प म प नी नी ध प म ग रे सा। क्या करेंगे? नी नी ध प म प नी नी ध प म ग रे सा। बंदिश के साथ मधुर मधुर धुन नी नी ध प म प नी नी ध प म ग रे सा। मधुर मधुर धुन आ मधुर मधुर धुन मुरली बजाए। इसमें एक हम आपको 16 मात्रा की तान बताते हैं। 16 मात्रा हम बंदिश से जहाँ की शुरुआत करेंगे वहीं से एक आवर्तन पूरा करके पूरा 16 मात्रा की तान करेंगे। मतलब मधुर मधुर धुन मुरली बजाए, ये पूरा 16 मात्रा है और इसमें हमको ठीक इसके बराबर में ही 16 मात्रा का एक तान करना होगा और फिर मधुर मधुर से हम उसको पकड़ेंगे। जैसे मधुर मधुर धुन मुरली बजाए, मधुर मधुर धुन मुरली बजाए। सारे म प ध प म प ध नि ध प नि नि ध प सा रे ग रे सा नि ध प ध नि ध प म ग रे सा। मधुर मधुर धुन मुरली बजाए। फिर से एक बार सारे म प ध प म प ध नि ध प नि नि ध प सा रे ग रे सा नि ध प ध नि ध प म ग रे सा। मधुर मधुर धुन मुरली बजाए। अब इसका तान मधुर मधुर धुन मुरली बजाए। मधुर मधुर धुन मुरली बजाए। बंदिश के साथ तिहाई कैसे? मधुर मधुर धुन मधुर मधुर धुन मधुर मधुर धुन मुरली बजाए। इस वीडियो में आज इतना ही। हम फिर अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, हम आपके सिलेबस के अगले भाग को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और फिर आप लोग इसको सुनकर थोड़ा इसका रिवीजन करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। और जो मेरे बच्चे हैं वोकल म्यूज़िक के, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद ब खुद प्रैक्टिस करेंगे, इस बात की मुझे पूरी विश्वास है, पूरी तरह से विश्वास। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, बाय।